Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's topic. यूनिट 8 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. छोटा ही यूनिट है, होपफुली 2 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसका पीडीएफ मैंने कल अपलोड किया था, लेकिन अभी आप उसका प्रिंट आउट नहीं लेना. कुछ चेंजेस मैंने उसमें और लाई हैं. एंड 1-2 दिन तक मैं इसका कंपाइल्ड पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, फिर यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट. फाइन. तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशोलॉजी. तो बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है, रूरल सोशोलॉजी के कुछ टॉपिक्स. रूरल सोशोलॉजी, एक बारी सिलेबस देखते हैं. सो दिस इज द सिलेबस. This is your topic, topic number 8, rural society in India. इसमें we have to cover two sections. First section is understanding rural sociology and second one is rural society and change. So this is specific to Indian society. कुछ हम इसमें general जो introduction है, वो पहले एक general हम rural sociology का introduction पढ़ेंगे, how it started and where it originated. Then we will try to stick to the Indian society, जिसमें हम यहाँ के peasants, peasantry, rural urban continuum, village studies वगैरह ये सारे topics देखेंगे. उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम रूरल सोसाइटी एंड चेंज ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो ऑरिजिन ऑफ रूरल सोशोलॉजी. रूरल सोशोलॉजी इज रिलेटिवली अ न्यू ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी. तो है रूरल सोशोलॉजी क्या, इट कम्स अंडर योर सोशोलॉजी ओनली. तो सोशोलॉजी में जैसे यू हैव साइंटिफिक मेथड, जैसे कहा जाता है साइंस, जैसे हम साइंस को समझते हैं वैसे सोशोलॉजी को समझो. सिमिलर थिंग्स आर आल्सो एप्लीकेबल इन रूरल सोशोलॉजी की रूरल सोसाइटीज को आपको साइंटिफिक तरीकों से अंडरस्टैंड एंड एनालाइज करने की कोशिश करनी है. तो ये एक रिलेटिवली न्यू ब्रांच है सोशोलॉजी की. एंड ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुई थी, यूएसए में अराउंड 1820 एज अ सिस्टमैटिक साइंस. gained momentum in 1907 when President Theodore Roosevelt expressed concern about deteriorating rural life. तो बेसिकली हो रहा क्या था यूएस में, दैट वाज अ टाइम ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टाइम था. ठीक. तो लोग जो हैं जो खेतों में काम करते थे, जो यहाँ रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, वो जाके अर्बन सोसाइटीज में दे स्टार्टेड मूविंग टू दैट प्लेस ओविंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. वहां पे एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करने लगे. तो गांव में पीछे कौन रह गए, फीमेल्स यूजुअली रह गई. एंड आपकी जो एज पॉपुलेशन है, किड्स, वो अकेले रह गए वहां पे. एंड वहां की इकोनॉमी, वहां का जो लाइफ स्टाइल था लोगों का, वो ज्यादा बुरा होने लगा. तो वहां के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने क्या किया, ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं. एंड देन ही अपॉइंटेड द कमीशन कॉल्ड कंट्री लाइफ कमीशन, सीएलसी. 1908 में ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन, इन्वेस्टिगेट करने के लिए रूरल सोशल प्रॉब्लम्स. तो वहां से जो ये आप बोल सकते हो रूट्स जो है रूरल सोशोलॉजी के, वहां से हम ट्रेस कर सकते हैं. तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हुआ यूएस में. अगर आपके पास टाइम है ना, आपका बाकी सारा पोर्शन जो है, यू हैव बिन फॉलोइंग माय लेक्चर्स रेगुलरली, लैग ज्यादा नहीं है, तो ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दीज. ठीक है. तो 1911 में रूरल सोशोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था अमेरिकन सोशोलॉजिकल स्टडी में. देखो, आने के आई वुडंट से कि 100% आएगा या 90% चांसेस है इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के, बट देन यू नेवर नो, जेकेपीएससी कैन गो टू, कैन इवन समटाइम्स क्रॉस यूपीएससी आल्सो इन पेपर सेटिंग. तो इनका कोई ऐसा स्टैंडर्ड कोई फिक्स नहीं होता है कि ये टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे या ये आएंगे. मतलब दे कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर समटाइम्स. फाइन. एंड वी ऑल्सो नो दैट नंबर ऑफ पोस्ट आर लेस. तो जिन लोगों ने अभी तक सारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं, चीजें कवर की हैं, तो आप अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज करो. एंड जो पीडीएफ में जितनी सारी चीजें हैं वो लर्न करो. एंड जो लोग अभी नए नए जिन्हें एनरोल किया है, सारा सिलेबस मेन पोर्शन जो है वो रहते हैं, उनको ये ईयर्स वगैरह फिर दे कैन स्किप देम. अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ सितंबर अक्टूबर में, थोड़ा पोस्टपोन हो गया, देन यू कैन कवर ऑल दैट कंटेंट जो मैं आपको लेक्चर्स में बोलती हूँ कि ये छोड़ दो, ये फिलहाल के लिए छोड़ दो. तो 1911 में डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था बाय अमेरिकन सोशोलॉजिकल स्टडी. 1916 में फर्स्ट रूरल सोशोलॉजी टेक्स्ट बुक जो थी, इट वाज पब्लिश्ड बाय जे एन जिलेट. 1917 में रूरल सोशोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश इन द अमेरिकन सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूट. 1919 में रूरल सोशोलॉजी डिपार्टमेंट क्रिएटेड अंडर द ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बाय डॉक्टर जी सी जे गोल्पिन, लेटर रीनेम्ड रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल लाइफ. 1960 में जीएन जिलेट पब्लिश अ न्यू टेक्स्ट बुक ऑन रूरल सोशोलॉजी. तो सब देखो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अगर आपको रूरल सोशोलॉजी दिया होगा, जरूरी नहीं आपको ईयर पूछा जाए कि जेएन जिलेट ने किस साल में ये जो है बुक पब्लिश की थी. रूरल सोशोलॉजी यहाँ से मैच द फॉलोइंग दिए होंगे और एक साइड में ऑप्शन जेएन जिलेट होगा. तो आप सोचोगे हमने तो रूरल सोशोलॉजी इंडिया की पढ़ी और ये तो नाम हमने कहीं देखा ही नहीं. तो ऐसे वो क्वेश्चन जो है वो पिक करते हैं जेकेपीएससी वाले.
अब ये हमें पता है जे.एन. जिलेट किसके साथ एसोसिएटेड है? रूरल सोशियोलॉजी के साथ। इन्होंने पहली टेक्स्ट बुक जो है वो पब्लिश की थी 1916 में। 1911 में रूरल सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में, एंड दिस वाज हाउ इट गॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन यूएस। कंट्री लाइफ कमीशन पहला कमीशन था जिसको बिठाया गया था जो डिटीरिएटिंग सोशल रूरल लाइफ थी अमेरिका की, उसको स्टडी करने के लिए। ठीक। तो ग्लोबल स्प्रेड एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसे मिला रूरल सोशियोलॉजी को? यूएनओ यूनेस्को एफएओ में प्रमोट किया गया रूरल सोशियोलॉजी को थ्रू स्टडीज एंड मोनोग्राफ्स। 1957 में फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी फॉर रूरल सोशियोलॉजी होता है। 1957 में ही रूरल सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जापान में स्टार्ट होती है। पोस्ट वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद क्या हुआ? काफी ज्यादा सोशल डिस्ट्रक्शन हुआ। हमें पता है कोई भी वॉर जो होती है वो कोई खुशहाली नहीं लेके आती है, वॉर के बाद बर्बादी ही होती है, एंड वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुआ। उसके बाद भी देव द नीड वाज फेल्ट टू स्टडी सोसाइटी, एंड आपका जो रूरल सोशियोलॉजी है, रूरल एरियाज, उनका वो स्टडी करने का एक इम्पेटस जो है वो उसने गेन किया। यूएसए पोस्ट वॉर, दैट मीन्स यूएसए पोस्ट वॉर जो है सिग्निफिकेंटली रूरल सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाने लगा, and which led to the emergence of new subdisciplines also. 1970s में emergence of sociology of agriculture as a subdiscipline focused on the community life of rural people, which is different from the peasant studies. peasant studies जो है ना वो हम आगे देखेंगे, peasants and peasantry जब हम पढ़ेंगे, that is specific to your agriculture. But when we say community life of rural people, that includes everything. उनके tradition, उनका culture, उनका behavior, उनका way of उनके food habits, उनका way of lifestyle, everything comes under rural जब when we study the life of rural people. रूरल सोशियोलॉजी के टू स्कूल्स ऑफ थॉट है, वन इज ट्रेडिशनल दैट इज कंजर्वेटिव स्कूल, एंड वन इज रेडिकल दैट इज क्रिटिकल स्कूल। ठीक है। ट्रेडिशनल स्कूल एम्फेसाइज करता है कि रूरल लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी है, वैल्यूज है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारे विलेजेस हैं वो रूरल सोसाइटी हार्मोनियस है, इंटीग्रेटेड है। ये फोकस करता है कॉन्टिन्यूटी एंड ट्रेडिशनल रोल्स पे। तो अगर एग्जाम में आता है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव स्कूल, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वो रूरल सोसाइटी को अच्छा बोलता है। जो रेडिकल स्कूल है वो क्रिटिकल स्कूल भी उसको बोलते हैं, वो रूरल सोसाइटी को क्रिटिसाइज करता है। आपको इंडिविजुअली ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी को प्लस बोलता है, एंड जो रेडिकल सोसाइटी है, रेडिकल स्कूल है, वो रूरल सोसाइटीज को माइनस बोलता है, दैट मीन उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करता है। ये मैं इरेज कर देती हूँ। एक मिनट, लेट्स गो थ्रू दिस अगेन। एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ साथ साथ, क्योंकि कई लोग मैसेज करते हैं कि मैम हमें फिर भूल जाता है, तो अब हमें थोड़ा रिवाइज करवाया करो। पहले बार इरेज कर देती हूँ। तो कहाँ हुआ रूरल सोशियोलॉजी का ओरिजिनेशन? ये ओरिजिनेट हुई यूएस में अराउंड 1820s एज अ सिस्टमैटिक साइंस। 1907 में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या किया, सीएलसी जो है कंट्री लाइफ कमीशन, उसको अपॉइंट किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए रूरल सोशल प्रॉब्लम्स, एंड उसके बाद स्लोली ईयर बाय ईयर स्टेप्स लिए गए इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। इंस्टीट्यूशनलाइज करना क्या हुआ, जैसे उसकी स्टडीज थोड़ी ज्यादा सिस्टमैटिक हो गई, बुक्स पब्लिश होना स्टार्ट हो गई, इंस्टीट्यूशन जो है दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे रूरल सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया। फाइन। तो ये सारा 1900s में हुआ। हमने कौन कौन सा नाम पढ़ा इसमें? जे.एन. जिलेट पढ़ा, उन्होंने पहली रूरल सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक जो है वो पब्लिश की थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। उसके बाद एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया अमेरिकन सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में फॉर रूरल सर्वेज एंड रिसर्च। ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है दैट वाज क्रिएटेड अंडर ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, दैट वाज लेड बाय सीजे गोल्पिन। तो सीजे गोल्पिन हमने पढ़ा इसमें, जे.एन. जिलेट हमने पढ़ा इसमें। फिर ये जो रूरल सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसको रीनेम किया गया था रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल लाइफ। फिर कुछ ग्लोबल रिकग्निशन जो है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, वो भी इसको मिला, एंड 1957 में रूरल सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है जापान में भी स्टार्ट हुई थी। फिर पोस्ट वॉर के बाद हमें और ज्यादा स्टडीज जो है इसकी कंडक्ट की, और ज्यादा सोसाइटी को समझने की जरूरत थी, एंड रूरल सोशियोलॉजी जो है यूएसए में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ज्यादा इसको इम्पेटस मिला। ठीक, दैट मीन जो स्टडीज है वो ज्यादा कंडक्ट की जाने लगी, एंड 1917 में इसकी भी सब डिसिप्लिन आ गई, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर विच फोकस्ड ऑन द कम्युनिटी लाइफ ऑफ द रूरल पीपल। उसके बाद दो स्कूल्स ऑफ थॉट हमने देखे, ट्रेडिशनल ने पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे की, रेडिकल क्रिटिकल ने नेगेटिव पिक्चर को पोर्ट्रे की। ठीक, आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। अब हम रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पढ़ेंगे, जो बेसिकली हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था। अभी तक बस हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जस्ट इन केस आपको इसका थोड़ा वो ओरिजिनेशन वगैरह भी एग्जाम में पूछे।
रूरल सोशियोलॉजी इमर्ज हुई एज अ फॉर्मल फील्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब क्या हो रहा था 19th सेंचुरी में? यहाँ पे अर्बनाइजेशन, अग्रेरियन क्राइसिस, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे ऑल्दो वो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए काम किया, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लाए, बट दैट वाज मेयरली टू एक्सट्रैक्ट मोर प्रॉफिट। उसका यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। वो एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए नहीं था, बल्कि मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके अपनी कंट्री में ले जाने के लिए था। तो उन सबका असर रूरल सोसाइटी पे पड़ा। Scholars, administrators began studying rural society to understand social structure, economic conditions and village life. तो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इंडोलॉजी में भी पढ़ाया था, जब हमने सोशियोलॉजी इन इंडिया पढ़ा था, तो बेसिकली स्टडी क्यों जरूरत पड़ी इंडियन सोसाइटी को करने की, क्योंकि वो यहाँ पे रूल कर रहे थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो स्टार्ट उन्होंने किया इंडोलॉजी से यहाँ पे स्टडी करना। उनको जिन सब्जेक्ट्स को वो रूल कर रहे थे, जिस सोसाइटी को वो रूल कर रहे थे, उस सोसाइटी को समझना, यहाँ के कास्ट, क्लास, एग्रीकल्चर, पेजेंट्स, हर चीज को समझना उनके लिए काफी जरूरी था, ताकि वो इसको बेटर तरीके से रूल कर पाए। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अर्ली फाउंडेशन। अब हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि हमारे रूरल सोशियोलॉजी के साथ, मतलब रूरल सोसाइटी या रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के साथ जो मेन थिंकर्स एसोसिएटेड हैं, वो हमें देखना है। हर थिंकर ने मेन कॉन्सेप्ट की आइडिया कोई एक टर्म दिया होगा, वो टर्म आपको याद रखना है। एंड उनकी जो बुक्स हैं पब्लिश जो भी उन्होंने की हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक। तो उसमें पहला नाम हम देखते हैं, सर हेनरी मेन। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। उनके की वर्क्स क्या है? एंशंट लॉ, एंशंट सोसाइटी। उन्होंने बोला किनशिप इज द कोर ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। सर हेनरी मेन ने बोला किनशिप इज द कोर ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, ये याद रख लेना। सेकेंडली, और किन्होंने स्टडी किया यहाँ पे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल कलेक्टेड डेटा ऑन रूरल कम्युनिटीज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है जो इंडिया आई थी ट्रेड करने के लिए, खासकर स्पाइसेस का। और ऐसे यहाँ पे आई कि इस इंडिया को अपनी एक कॉलोनी ही बना दिया। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर 200 years। तो बेसिकली यहाँ पे पहले कौन आए थे? पहले एक कंपनी आई थी ब्रिटिश की, एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटेन में, यहाँ पे बस स्पाइसेस के ट्रेड के चक्कर में आए थे। एंड आहिस्ता आहिस्ता अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करते गए। ठीक। तो उन्होंने भी स्टडी किया। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के को आगे बढ़ाते हुए एक नाम है चार्ल्स मेटकैफ। वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, ये पॉलिटी का पार्ट आ जाता है, नॉट रिलेटेड टू सोशियोलॉजी डायरेक्टली, कि वो किस चीज के मेंबर थे। बस नाम याद रख लो, चार्ल्स मेटकैफ। एंड उन्होंने क्या क्या किया है? उन्होंने डिस्क्राइब किया इंडियन विलेजेस को एज ऑटोनोमस सोशियोलॉजिकल आइसोलेट्स। तो ऑटोनोमस सोशियोलॉजिकल आइसोलेट्स, दैट मीन्स एक आइसोलेटेड सोसाइटी है, एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी है। ये किसने बोला? ये बोला चार्ल्स मेटकैफ ने। ऑटोनोमस सोशियोलॉजिकल आइसोलेट्स, एग्जैक्टली की टर्म याद रख लेना, ASI। ऑटोनोमस सोशियोलॉजिकल आइसोलेट्स किसने कहा? चार्ल्स मेटकैफ ने। अनदर नेम हॉल्ट मैकेंजी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिपोर्ट किया विलेज कम्युनिटीज को इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में विलेज विलेज कम्युनिटीज जो हैं उन पे स्टडी की। फोकस क्या था मेन इनका? लैंड टेन्योर, कस्टमरी लॉज, सोशल फंक्शनिंग ऑफ पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स। ठीक है। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स। अब हम देखेंगे, पहले अभी तक हमने क्या देखा? हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखे जब अर्ली फाउंडेशंस हुई थी रूरल सोशियोलॉजी की इंडिया में। फर्स्ट वन वाज हेनरी मेन। हेनरी मेन इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। उन्होंने कहा किनशिप जो है दैट इज द कोर ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। की वर्क्स है एंशिएंट लॉ एंड एंशिएंट सोसाइटी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स में वी सॉ टू, चार्ल्स मेटकैफ एंड हॉल्ट मैकेंजी। मेटकैफ ने क्या कहा? ASI, ऑटोनोमस सोशियोलॉजिकल आइसोलेट्स। मैकेंजी ने क्या कहा? फोकस किस पे होता है? लैंड टेन्योर, कस्टमरी लॉ, सोशल फंक्शनिंग ऑफ पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स। देन वी हैव थर्ड वन इज प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। तो इंडिपेंडेंस से पहले, दैट मीन 1947 से पहले रूरल सोसाइटी का क्या हाल था, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हाल हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ? अग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से रूरल लाइफ को पढ़ने की जरूरत जो है वो महसूस हुई। तो की इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई? 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बिठाई गई, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द विलेज प्रॉब्लम्स। अब अर्ली विलेज स्टडीज कौन कौन सी हुई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। गिलबर्ट स्लेटर ने इकोनॉमिक सर्वे इन मद्रास स्टार्ट किया था 1916 में। मैन एंड कीटिंग ने रूरल स्टडीज इन बॉम्बे स्टार्ट की। AV लुकास ने फील्ड स्टडीज इन पंजाब। विश्व भारती क्रिएटेड अ रूरल कंस्ट्रक्शन बोर्ड। विश्व भारती क्या था? ये एक यूनिवर्सिटी थी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप की थी, आई थिंक 1900s में। ठीक है, 1920 और समथिंग, आपको वो ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है।
विश्व भारती क्रिएटेड अ रूरल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैलकाटा में जो है, दिस वाज इन बंगाल, ठीक है। पब्लिश्ड विलेज अकाउंट्स इन 1932। तो क्या क्या तब फील्ड वर्क, क्या क्या विलेज स्टडीज हुई, बिकॉज यू हैव अ सेपरेट टॉपिक ऑफ विलेज स्टडीज ऑल्सो, तो ये नाम आप याद रखोगे। गिलबर्ट स्लेटर मेड्रास इकोनॉमिक सर्वेज इन मेड्रास। हैरल्ड मैन एंड कीटिंग ने रूरल स्टडीज बॉम्बे में, एवी लुकास ने फील्ड स्टडीज इन पंजाब में। विश्व भारती जो है दैट क्रिएटेड अ रूरल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, एंड स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैलकाटा पब्लिश्ड विलेज लाइफ अकाउंट्स इन 1932। इसकी लिमिटेशन ये थी कि जो इंडिपेंडेंस से पहले की स्टडीज हुई वो आइसोलेटेड थी, एंड वो मेजरली इंडिया को उन्होंने पोर्ट्रे किया था एज अ स्टैटिक सोसाइटी जो चेंज नहीं होती है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, ठीक है। एंड इट लैक सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन इनटू सोशियोलॉजी, दैट मीन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ वो कंप्लीट स्टडीज, अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दे वर नॉट कंप्लीट स्टडीज। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ क्या हुई, नेशनल प्लानिंग जो यहाँ की स्टार्ट होगी। प्लानिंग वी हैव अ सेपरेट टॉपिक ऑल्सो, तो वो हमें 5 ईयर प्लान्स वगैरह सारे डिस्कस करने हैं रूरल सोसाइटी वाले टॉपिक में, ठीक। तो 1947 ऑनवर्ड्स इंडिया गवर्नमेंट अडॉप्टेड प्लान डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें क्या होता था, 5 ईयर प्लान्स आते थे, 5 ईयर प्लान, एंड हर जो प्लान आता था, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा जो 5 ईयर्स के लिए आता था, तो उसमें क्या करते थे, हमें रूरल सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लानी है, हमें इलिटरेसी को कितना कम करना है, हमें क्राइम्स को कितना कम करना है, एग्रीकल्चर पे कितनी स्पेंडिंग करनी है, वो सारी चीजें जो है उन 5 ईयर प्लान में डिसाइड होते थे। हमें कितनी स्कीम्स लेके आनी है, पॉवर्टी को हमें कैसे टैकल करना है, उन 5 ईयर प्लान में वो सारे जो एरियाज हैं वो कवर होते थे। सिस्टमाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन, न्यू जो रूरल सोशियोलॉजी है, इट गेन रिकॉग्निशन एज अ डिस्टिंक्ट सब डिसिप्लिन। ये कब हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में। नोटेबल वर्क कौन सा हुआ इस टाइम में, द सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी, जो सोरोकिन, जिमरमैन एंड गैल्पिन ने लिखी थी, अमेरिकन स्कॉलर्स थे, बट दे वर इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया, तो हेंस दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इस टाइम में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैंड रिफॉर्म्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कहाँ गया, पंचायती राज सिस्टम्स, 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स हम कवर करेंगे क्योंकि प्लान डेवलपमेंट हमें एक सेपरेट टॉपिक भी गिवन है सिलेबस में, पंचायती राज ऑल्सो वी हैव टू कवर, लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो वी हैव टू कवर, ठीक। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पायनियर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो भी उनने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स विलेज स्टडीज या रूरल सोसाइटी में, वो सारा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखे है। इट विल हेल्प इन क्विक रिविजन्स बिफोर एग्जाम। तो डीएन मजूमदार ने क्या किया, फील्ड स्टडीज ही अंडरटुक, फील्ड स्टडीज लिखा किनके बारे में, ट्राइब्स एंड पेजेंट्स के बारे में। एनके बोस स्टडीड इंडियन विलेज स्ट्रक्चर एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। एमएन श्रीनिवास इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट एंड विलेज एथनोग्राफीज, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। एस.सी. दुबे वर्कड ऑन ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन्होंने किस विलेज के बारे में लिखा, शिमरपीत, वो भी आगे मेंशन होगा नोट्स में। आर के मुखर्जी, ब्रिज सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इन रूरल रूरल स्टडीज। एफ जी बेली ने लिखा रिगार्डिंग विलेज पावर स्ट्रक्चर स्टडीज। जी एस गुरे स्टडीड कास्ट एंड इट्स रूरल एक्सप्रेशन, दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे गिवन है, इनको आप क्विकली रिवाइज करोगे बिफोर एग्जाम। तो क्या क्या है, एक बार लेट्स गो थ्रू दिस अगेन। डीएन मजूमदार ने क्या किया, फील्ड स्टडीज की एंड रोट एक्सटेंसिवली ऑन ट्राइब्स एंड पेजेंट्स। एनके बोस इंडियन विलेज स्ट्रक्चर कल्चरल इंटीग्रेशन। एमएन श्रीनिवास संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट। एससी दुबे ट्राइब्स एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। आर के मुखर्जी ब्रिज सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। एफ जी बेले विलेज पावर स्ट्रक्चर स्टडीज। जी एस गुरिये स्टडीड कास्ट एंड इट्स रूरल एक्सप्रेशन। आगे देखो, एकेडमिक रिकॉग्निशन इसको कैसे मिला, दैट मींस इसको जो है सिलेबस में कैसे इंक्लूड किया, किस किस सब्जेक्ट में, वो यहाँ देखते हैं। रूरल सोशियोलॉजी इंक्लूडेड इन अंडर ग्रेजुएट करिकुलम, दैट मींस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इसको ऐड किया जाने लगा एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में रूरल सोशियोलॉजी पढ़ाई गई, होम साइंस में रूरल सोशियोलॉजी पढ़ाई गई, एंड इकोनॉमिक्स में, ठीक। कुछ माइसलेनियस इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ए आर देसाई ने ये कोट लिखा है, यहाँ से याद कर सकते हो। रूरल सोशियोलॉजी grew from colonial documentation into empirical field based science in independent India। तो पहले कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे हमने इंडोलॉजी में पढ़ा हुआ है, पहले कॉलोनियल डॉक्यूमेंटेशन से ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद एम्पेरिकल फील्ड बेस्ड साइंस जो है इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इसने ग्रो किया। Combination of administrative reports, field studies and development planning made Indian rural sociology both unique and practice oriented। क्योंकि वी हैड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑल्सो जो पहले स्टार्टिंग में कंडक्ट की गई, फील्ड स्टडीज जो है उसको भी प्रमोट किया गया, जैसे एससी दुबे ने विलेज स्टडीज की, एमएन श्रीनिवास ने विलेज स्टडीज की।
देन डेवलपमेंट प्लानिंग दैट वाज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या हो गया, इट बिकेम यूनिक एंड ऑल्सो प्रैक्टिस ओरिएंटेड। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये स्कीम लानी थी, तो उनके लिए फील्ड स्टडी से इनपुट्स काफी इंपॉर्टेंट थे कि किस विलेज में क्या हाल है, कितनी बिजली है, कितना पानी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी पॉवर्टी है। फिर अकॉर्डिंगली वो स्कीम्स एंड प्लान्स में इसको इंडिया के अलग अलग विलेजेस को इंक्लूड किए जाने करने लगे। ठीक। नाउ नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी एज साइंस। रूरल सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये एक साइंस ही है, आपको इसको साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ना है, जो आप बेसिक सोशियोलॉजी के लिए भी बोलते हो। तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज कौन कौन सी यूज होंगी, वही जो हमने साइंस में पढ़ी है, वही सारी। फैक्ट बेस्ड, एम्पेरिकल, प्रेसिशन, कॉज इफेक्ट, प्रेडिक्टिव कैपेसिटी, जो सारा मैंने आपको साइंटिफिक वाले में पढ़ाया है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शंस क्या होंगी, जो हम नेगेटिव्स पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी को कंप्लीट साइंस क्यों नहीं समझा जा सकता, रूरल सोशियोलॉजी के लिए भी सेम चीजें हैं। तो दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये हमने कवर किया हुआ है। Rural sociology employs scientific tools and methods but also faces limitations inherent in studying human behavior. Fine. तो एम्प्लॉय करता है साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि बेसिकली आप विलेज स्टडीज में भी क्या कर रहे हो, जैसे सोशियोलॉजी में करते हो, ह्यूमंस को स्टडी करते हो, तो उसके लिए हमेशा साइंटिफिक मेथड जो है वो एप्ट एक्यूरेट नहीं रहता है। तो वी कैन से दैट इट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज सोशल साइंस, साइंटिफिक मेथड बट नॉट आइडेंटिकल टू नेचुरल साइंसेज, जो हम सोशियोलॉजी के लिए बोलते हैं। तो स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी की इसमें क्या क्या आता है, ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है सोशियोलॉजी की, जो साइंटिफिकली स्टडी करता है रूरल लाइफ को, उसके इंस्टीट्यूशंस को, दैट मीन्स उसके लॉ को, उसके इकोनॉमी को, उसकी फैमिली को, मैरिज को, किनशिप को, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को स्टडी करना। इट कवर्स ए वाइड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ एरियाज। अब क्या क्या इसमें कवर होता है वो यहाँ पे देखते हैं। इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो रूरल कम्युनिटी को स्टडी करता है, वहां के स्ट्रक्चर, इकोलॉजी एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स को। ये वहां के सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फैमिली, कास्ट, क्लैन, रिलीजन। सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है, कल्चर को। नेक्स्ट वन इज रूरल सोशल चेंज। जो चेंज किसकी वजह से होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आईआरडीपी, एमजी नरेगा, पीयूआरए एक्सेट्रा, evaluates the effectiveness in transforming rural life। तो आपको सेपरेटली सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, हम 5 ईयर प्लान्स में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें कवर करेंगे। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज, डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। रूरल डेमोग्राफी जो देखता है रूरल एरियाज का पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन पैटर्न्स एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, की पॉपुलेशन ट्रेंड्स कैसे कैसे जा रहे हैं, एज पॉपुलेशन कितनी है, बच्चे कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, वो सारी चीजें। रूरल अर्बन डिफरेंसेस क्या है एंड उनका कॉन्टिन्यूम क्या है, दैट मीन्स रूरल अर्बन की सिमिलैरिटीज, या रूरल एरिया कैसे ट्रांजिशन करता है अर्बन एरिया में, जिसको हम रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम बोलते हैं, वो सेपरेटली भी हमारे सिलेबस में गिवन है। रूरल सोशल प्रोसेसेस, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, जो हमने सारी सोशियोलॉजी में पढ़ी हैं, वो सारी चीजें। रूरल रिकंस्ट्रक्शन, पॉलिसी मेजर्स, रूरल रिलीजन्स, लैंड एंड एग्रीकल्चर, रूरल स्ट्रैटिफिकेशन, वहां की कास्ट, क्लास वगैरह, रूरल पॉलिटिक्स, पंचायती राज, रूरल लीडरशिप। तो बेसिकली ये रूरल सोशियोलॉजी का आपको स्कोप बता रहा है कि रूरल सोशियोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, एंड इसमें से कुछ कुछ चीजें आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, जैसे पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह सेक्शन बी में, वो चीजें हमें कवर करनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, अगर आपको पूछा जाए कि रूरल सोशियोलॉजी ये चीज स्टडी करती है, 4 एप्लीकेशन या 4 पॉइंट्स होंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें किसी चीज का स्कोप मेंशन होता है या किसी चीज की एप्लीकेशंस मेंशन होती हैं, 3-4 पॉइंट्स दिए होंगे, तो आपको बताना होगा कौन कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि ये चीज प्रूव करवाना बहुत मुश्किल है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज जो है वो किसी जैसे रूरल सोशियोलॉजी की एग्जांपल है, कोई एक स्पेसिफिक चीज रूरल सोशियोलॉजी के एम्बिट में, रूरल सोशियोलॉजी के स्कोप में नहीं आएगी, वो प्रूव करना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि करने को हम कुछ भी स्टडी कर सकते हैं ये बोल के कि ये रूरल सोशियोलॉजी का पार्ट है, हम कोई भी एरिया रूरल सोसाइटीज का स्टडी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्कोप के रिलेटेड, जिसमें 3-4 चीजें दी होंगी, पूछा होगा इसमें से क्या क्या स्कोप है रूरल सोशियोलॉजी का, तो याद रख लेना 99% चांसेस है उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। प्रेजेंट्स हम इंडिविजुअल जो हमारे पीजेंट्स होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं उनको बोलते हैं किसान, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं। एंड पीजेंट्री एक कलेक्टिव ग्रुप है ऑफ पीजेंट्स, लाइक जिनका सिमिलर इकोनॉमिक सेटअप होगा, सिमिलर ट्रेडिशंस होंगे, सिमिलर वैल्यूज होंगे, तो उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हो, या उनका एक कलेक्टिव नाउन, उनका एक ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। ठीक।
तो ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, ओरिजिन कहाँ से हुआ पीजेंट्स का? रॉबर्ट रेडफील्ड जो है प्लेड अ फाउंडेशन रोल इन इंट्रोड्यूसिंग पीजेंट्स एज पार्ट सोसाइटी एंड पार्ट कल्चर। तो इन्होंने बोला था, रेडफील्ड ने, बेसिकली क्या होता है पार्ट सोसाइटी एंड पार्ट कल्चर, कि ना ये कंप्लीट सोसाइटी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट है, ना ये कंप्लीट जो डोमिनेंट कल्चर है आपकी सोसाइटी का वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं आधी सोसाइटी का पार्ट है, आधा आपका कल्चर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो पीजेंट्स हैं दे माइट यूज, अभी भी अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वो देसी इलाज करेंगे थोड़ा बहुत, एंड दे माइट ऑल्सो यूज द जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन होती है। तो जो डोमिनेंट सोसाइटी करती है उसका आधा हिस्सा इनमें है, जो डोमिनेंट सोसाइटी का कल्चर है वो आधा इनमें है। दैट मीन ना ये कंप्लीट डोमिनेंट सोसाइटी के साथ है, ना ये कंप्लीट डोमिनेंट सोसाइटी से अलग है, ना ये कंप्लीट डोमिनेंट सोसाइटी का कल्चर फॉलो करती है, ना ये कंप्लीट जो है डोमिनेंट सोसाइटी के कल्चर से खुद को दूर रखती है। तो आधा आधा हिस्सा इसका दोनों में आता है। वो पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ट्रीट किया पीजेंट्स को एज अ सीरियस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो रॉबर्ट रेडफील्ड नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने डेवलप किया द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कॉन्टिनियम, जो हमारे सिलेबस में सेपरेटली गिवन है। इसका क्या मतलब होता है कि जो रूरल एरिया है वो कैसे ट्रांजिशन करता है इनटू द अर्बन एरिया, वो कैसे अंडर द इंटरेक्शन ऑफ अर्बन एरिया आता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन एरिया, एंड आहिस्ता आहिस्ता खुद में चेंजेस जो है वो नोट करने लगता है। लाइक अर्बन सोसाइटी का कोई कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल अर्बन सोसाइटी की लेडी सिंदूर नहीं पहनेंगी, उनकी मर्जी, हमें सिंदूर नहीं पहनना है। एंड उसके साथ ही यहाँ पे कोई रूरल एरिया भी है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये जो कल्चर है सिंदूर नहीं पहनने का, ये रूरल एरिया में भी ट्रांसफर कर जाएगा। तो दिस इज रूरल फोक कॉन्टिनियम हम इसको बोलते हैं, या रूरल अर्बन कॉन्टिनियम या फोक अर्बन कॉन्टिनियम। ठीक, तो ए एल क्रॉयबर ने 1948 में अपनी बुक ऑन एंथ्रोपोलॉजी में गेव अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ पीजेंट्स जस्ट इन वन पैराग्राफ। ही एक्नॉलेज द कॉन्सेप्ट लेकिन इसको एम्फेसाइज नहीं किया। लेकिन ए एल क्रोएबर को भी हम पीजेंट स्टडीज के साथ इनका नाम भी जोड़ते हैं। Not as much work he has done as was done by Redfield, but you have to remember Kroeber also. Significance of Redfield's contribution: he allowed anthropologists to apply established theories and methods to the study of complex rural studies. उन्होंने established theories जो हैं, जो हमने वेस्टर्न सोशियोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, जब सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, उन सारी थियोरीज को और मेथड्स को यूज किया कॉम्प्लेक्स रूरल कम्युनिटीज को अंडरस्टैंड करने में। This represented he enabled the understanding of hybrid social forms and transitional societies which are neither entirely tribal nor fully urban. जैसे कि उन्होंने हमें पार्ट सोसाइटी पार्ट कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो दिस वाज अ मेजर मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, कि हमें सोसाइटी को, विलेजेस को, रूरल सोसाइटी को समझना है एक हाइब्रिड सोशल फॉर्म में एंड ट्रांजिशनल सोसाइटीज में। मतलब ये कंप्लीटली देसी भी नहीं है, कंप्लीटली शहरी भी नहीं है। वैसे आपको इन सोसाइटीज को जो है समझने की कोशिश करनी है, रूरल कम्युनिटीज को। ठीक, आगे देखते हैं। There is an ongoing debate among the scholars whether peasants are a permanent social category or simply a transitional phase in the human history. कि क्या ये एक परमानेंट सोशल कैटेगरी है जैसे हमारे हाई क्लास लो क्लास या हाई कास्ट लो कास्ट होता है, या बस एक ट्रांजिशनल फेज है कि आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगा एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर फेज। वो अब आप सोचोगे कि मैम ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप मजदूर हो, अभी किसान कहीं पे काम कर रहे हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक फेज ऐसा आएगा जब हर किसान जो है वो मूव करके इंडस्ट्रीज में जाके काम करने लगेगा। तो ये जो पीजेंट क्लास है आहिस्ता आहिस्ता गायब होके अभी वर्कर्स बन जाएंगे, इंडस्ट्रीज में लेबरर्स बन जाएंगे। तो क्या ये ऐसी कोई ट्रांजिशनल फेज वाली कैटेगरी है या ये परमानेंट सोशल कैटेगरी है? इस बात पे थिंकर्स के बीच में अलग अलग डिबेट्स हुए हैं। हमजा अलावी एंड थियोडर शैनन ने क्या कहा कि पीजेंट जो है इट मे नॉट बी अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी एज दे टेंड टू डिसअपियर विद द स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म। फाइन, यही वाली इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू दिस वेव, जो हमजा अलावी एंड थियोडर शैनन का था कि कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एक्सपैंड्स एंड peasants बिकम पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट एंड लूज देयर ट्रेडिशनल अग्रेरियन आइडेंटिटी, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है? डिस्पाइट लार्ज स्केल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ peasant हैज रीगेन्ड अटेंशन इन द रिसेंट ईयर्स। उसमें इंपॉर्टेंट नाम याद रखोगे, ब्रिगिट मुलर। मुलर ने कहा जो पीजेंट है इट री एंटर्ड द ग्लोबल डिस्कशन इन 2013 व्हेन पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड United Nations Human Rights Council to begin working on the Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. तो जो पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने जो है हमारे यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, उनको प्रेशराइज किया कि वो एक डिक्लेरेशन पास करें किस पे, राइट ऑफ पीजेंट्स पे। दैट मीन जो पीजेंट टर्म है वो उसने ग्लोबल डिस्कशन में उसको एंट्री मिली 2013 में, और ये हमें किसने कहा था? मुलर ने कहा था। According to Muller, the term peasant has become an aspirational identity for people seeking food sovereignty. तो ये एक आइडेंटिटी है, एस्पिरेशनल आइडेंटिटी, दैट मीन जो लोग बनना चाहते हैं, एस्पायर करेंगे
क्यों? ताकि उनको फूड सॉवरेनिटी जो है वो मिल सके। फूड सॉवरेनिटी क्या होता है कि आपके पास राइट है, आप खुद बताओ कि आपको कौन-सा खाना उगाना है, कौन-सा खाना खाना है। ठीक है? दैट इज़ फूड सॉवरेनिटी। आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप अपने फूड सिस्टम्स के साथ क्या कुछ करना चाहो। अब पीजेंट स्टडीज स्टिल मैटर because of these things. Ongoing issues such as land struggles, agrarian reform, sustainable farming, political mobilization and resistance to globalization, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है पीजेंट स्टडी स्टिल मैटर। अगर आपको इंडिया में कोई एग्जांपल सोचनी हो इस बारे में तो कौन सी एग्जांपल आएगी? डू यू रिमेंबर एग्रीकल्चर लॉज, जो कोई फार्मर्स के रिलेटेड बिल्स पास हुई थी, 3 बिल्स जिसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, कहाँ पे? शाहीन बाग में। तो इंसिडेंसेस लाइक दीज शो कि पीजेंट स्टडीज जो है वो अभी भी मैटर करती हैं। देन इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे है, इसको रिवाइज करना एग्जाम के टाइम पे। यू विल नॉट गेट टाइम टू गो थ्रू द एंटायर पीडीएफ, तो बीच बीच में जो मैंने टेबुलर फॉर्म्स वगैरह में दिए होते हैं, जस्ट मेक अ नोट ऑन इट। अगर आप हैंड रिटन नोट्स यूज नहीं करते हो एंड यू टेक प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स, तो यहाँ पे एक स्टार्स बना लिया करो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप एग्जाम के टाइम पे क्विकली रिविजन करोगे, लाइक 1 डे बिफोर एग्जाम और 2 डेज बिफोर एग्जाम। तो रॉबर्ट रेडफील्ड इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट सोसाइटी पार्ट कल्चर, डेवलप्ड फोक अर्बन कॉन्टेनियम। एल क्रोइबर ने डिफाइन किया पीजेंट्स को ब्रीफली, डिड नॉट इलेबोरेट। हमजा अलावी ने क्या कहा था? टेम्पररी कैटेगरी है अंडर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। थियोडर शैनन ने भी यही चीज कही थी। ऑल्सो क्वेश्चन द लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ पेजेंट्री एज अ डिस्टिंक्ट क्लास। मुलर ने क्या कहा था? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वर्ल्ड में इसको एंट्री मिली क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि यूएनएचआरसी को बोला डिक्लेरेशन पास करो ऑन द राइट ऑफ पेजेंट्स। तो highlighted the modern revival of peasant identity in the context of food sovereignty also, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एडवोकेसी 2013 में। तो क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पहले टर्म पीजेंट्स का? द वर्ड पीजेंट कम्स फ्रॉम द ओल्ड मिडल इंग्लिश, originally used to describe people who worked the land and were tied to it, derived from old French peasant meaning country dweller। कंट्री हम किसको बोलते हैं? जो गांव वाले, जो आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज होते हैं। स्पेनिश में कैंपेजिनो फ्रॉम द वर्ड कैंपो मीनिंग कंट्री साइड। जर्मन में बेयर फ्रॉम बर, अ सोशल डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम नोबल्स एंड टाउन ड्वेलर्स। तो अलग अलग ऑरिजिन हैं, अलग अलग वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ है। पेजेंट इन द मिडिवल यूरोप में क्या था? देवर लीगली एंड सोशली टाइड टू देयर लैंड्स, स्पेशली इन रशिया। पेजेंट्स वर अ सोशल एस्टेट लैकिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते थे। रशिया में जब तक ये सारी चीजें अबॉलिश नहीं हुई तब तक देवर लीगली एंड सोशली टाइड टू देयर लैंडलॉर्ड्स। दैट मीन जो लैंडलॉर्ड बोलते वही उनको करना था, ठीक है, लीगली भी एंड सोशली भी। दैट मीन वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। सबऑर्डिनेशन एक्सप्लॉयटेशन डिफाइन पीजेंट कंडीशन इन फ्यूडल यूरोप अकॉर्डिंग टू मुलर। Peasants historically lived under the system of debt peonage and unpaid labor, कि कर्जे में रहते थे एंड उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। पीजेंट्स के साथ वर्ल्ड वाइड ऐसा ही हुआ है। ये किसने कहा? हमें मुलर ने कहा। एंड मेडिवल यूरोप में पीजेंट्स जो थे देवर सोशली एंड लीगली टाइड टू देयर लैंडलॉर्ड्स, स्पेशली कहाँ पे? रशिया में। उनको वो एक सोशल एस्टेट थे, उनका कोई उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है नहीं दिया जाता था, उनको बस एक ऑब्जेक्ट समझा जाता था जिनको अपने लैंडलॉर्ड्स की बात हमेशा माननी थी। रॉबर्ट रेडफील्ड आर्ग्यूड दैट जो पीजेंट्री है, जो पीजेंट्री की इमर्जेंस है, इज अ हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन। अर्बन सेंटर्स डिपेंड ऑन द सरप्लस प्रोड्यूस बाय द पीजेंट्स। अब उन्होंने क्या कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड खासकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें उनको फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया बोला जाता है। दैट मीन्स इंडिया में उन्होंने रूरल सोशियोलॉजी पे काफी काम किया है। तो उन्होंने जो जो चीजें बोली हैं इन चीजों के रिलेटेड, वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इमर्जेंस ऑफ पीजेंट्री इज अ हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन। वो कैसे? देखो, जब हमारे जो पीजेंट्स हैं वो बढ़ते गए, वो अच्छा अच्छा काम करते गए, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर ने थ्राइव किया। अब हमारी जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ सब्सिस्टेंस की नहीं रही, वो सब्सिस्टेंस से ट्रांसफॉर्म होके क्या बनी? सरप्लस। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है? सब्सिस्टेंस होता है हैंड टू माउथ वाला, कि आप उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हो जितना आप कंज्यूम करते हो, वही आपकी लाइफ है। ठीक है, आपने अगर 100 kgs प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स 100 kgs आपको कंज्यूम करना है, इसीलिए आप उतना प्रोड्यूस कर रहे हो। सरप्लस मीन्स अगर आपको 100 kg आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अब 500 kg प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 100 kg माइनस करके 500,
400 आपका सरप्लस बन गया। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेड करोगे तो पैसा आएगा तो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करोगे। और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन वो यील्ड आपका वो बढ़ जाएगा। तो यही रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना था, जो ही पीजेंट्री की का इमर्जेंस हुआ, उससे हमारा क्या हुआ, हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशंस कि आपकी सिविलाइजेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अर्बन सेंटर्स जो है वो डिपेंड करते हैं सरप्लस प्रोड्यूस बाय पीजेंट्स। हमें पता है अभी हम कितना डिपेंड करते हैं जो हमारे विलेजेस हैं उन पे। एग्रीकल्चर के लिए हम उन पे डिपेंडेंट है। तो यही बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने कही। पीजेंट्स वर एसेंशियल इन सपोर्टिंग फ्यूडल क्लास एंड सिटी हायरार्की। का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली जो अर्बन एलिट्स हैं आपके, जो सिटीज में हायरार्की प्रेजेंट है, आपके जो अर्बन गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो सारे किस वजह से थ्राइव कर पाते हैं? क्योंकि खेतों में कोई काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थ्राइव करवाना है, यू नीड कॉटन फॉर दैट। अगर आपको कॉटन सूट्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूनिट कॉटन जो कहाँ से आएगा, जो फार्म से आएगा। आपके पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो जो उस फूड का रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा? आपको फ्रूट जूस बनाने हैं, आपके पास फ्रूट जूस प्लांट्स है, फ्रूट जूस का प्लांट आपने स्टैब्लिश किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका सेटअप किया है, तो आपको वो फ्रूट्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वो फार्म से आएंगे, वो खेतों से आएंगे। तो अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो अर्बन सेंटर्स जो है वो कैसे थ्राइव करेंगे? तो वही चीज यहाँ पे बोली हुई है, देवर असेंशियल इन सपोर्टिंग फ्यूडल क्लासेस एंड सिटी हायरार्कीज। एक तो जो फ्यूडल सिस्टम था जहां पे हमारी क्लासेस कौन कौन सी थी, एक तो किंग्स थे आपके, नोबल्स थे एंड लैंडलॉर्ड्स थे, और एक वर्किंग क्लास थी जो आपके पीजेंट्स थे। जब ये काम करते थे, टैक्स पे करते थे, वही पैसा जाता था गाँव में, और उन्हीं से जो किंग्स है वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जी पाते थे। लैंडलॉर्ड जो है उनके पास अथॉरिटी थी, नोबल्स के पास अथॉरिटी थी। फाइन। तो कॉमन लोगों को टैक्स करके इकोनॉमी जो है चलती थी फ्यूडल एरियाज की। एंड जो खेतों से रॉ मटेरियल जाते थे सिटी के अर्बन एलिट्स के लिए, वो हेल्प करते थे। तो इससे फ्यूडल क्लासेस के लिए भी एंड सिटी हायरार्कीज के लिए भी जो पेजेंट्स हैं वो काफी असेंशियल थे। मिडिवल यूरोप में सर्फ्स जो थे, दे लिव्ड नियर मेनर्स। मेनर्स आर योर फार्म, सर्फ्स आर योर peasants। तो वो peasants कहाँ पे, अपने अपने फार्म के नजदीक ही रहते थे। Peasants often lived on the outskirts of the urban areas and sold their produce in the nearby towns or markets। इनके लिए कन्वीनियंट हो जाता था कि आउटस्कर्ट्स ऑफ अर्बन एरियाज पे रहें एंड अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको नियर बाय टाउन्स एंड मार्केट्स में सेल करें। रेडफील्ड्स रोल इन एंथ्रोपोलॉजी एंड पीजेंट स्टडीज। अब रेडफील्ड का क्या रोल रहा इसमें? ही वाज द फर्स्ट टू इंटीग्रेट पीजेंट्स इनटू द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, developed the concept of folk urban continuum, a model showing gradual transition of rural to urban society। जैसा कि मैंने आपको कहा, they began studying complex rural societies instead of only remote tribes। तो जो complex rural societies है उनको भी स्टडी करने का इन्होंने they attempted। Peasant societies provide a richer field for applying anthropological theories on फैमिली, किनशिप, मैरिज, रिलीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों पे स्टडी की जाने लगी, जैसा कि हमने इसके स्कोप में देख लिया। अब नेचर ऑफ पीजेंट्री पे कुछ देखते हैं। पीजेंट्री एज अ ट्रांजिशनल कैटेगरी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हमजा अलावी एंड थियोडर शैनन ने ये कहा। पीजेंट्री एज अ परसिस्टेंट कैटेगरी, ये किसने कहा? अदर्स इंक्लूडिंग एरिक वोल्फ। जैसे यहाँ पे हमजा अलावी एंड थियोडर शैनन मेन है, यहाँ पे एरिक वोल्फ जो है मेन है। उन्होंने कहा पेजेंट सर्वाइव एंड दे रेजिस्ट कैपिटलिज्म। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजिशन करके वर्कर क्लास में मिल जाएंगे, वो दे विल रेजिस्ट कैपिटलिज्म। पीजेंट रेबेलियन जो है इन द 20th सेंचुरी, दे चेंज द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि काफी पीजेंट मूवमेंट्स हुई जहां पे उन्होंने इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठाया, कैपिटलिज्म वगैरह के खिलाफ, क्योंकि उनके जो इकोनॉमी थी उस पर असर पड़ रहा था। डिस्पाइट रीजनल डिफरेंसेस, पीजेंट्स शेयर कोर फीचर्स लाइक टाइज टू लैंड, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर वगैरह। तो हर जगह के जो पीजेंट्स है, कोर फीचर्स सबके सेम ही होते हैं। दैट मीन्स एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, ना कि कोई एक टेम्पररी कैटेगरी जो कल को जाके किसी और कैटेगरी में ट्रांजिशन कर लेगी। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यही चीजें प्रेजेंट है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब इंडियन स्पेसिफिक कुछ चीजें। इन जनरल पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर आर रेफर्ड टू एज पीजेंट्स। और किसान जो हम इंडिया में बोलते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एकेडमिक लिटरेचर एज पीजेंट। पीजेंट्स आर डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप विद देयर लैंड। अब ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आपको टर्म्स पूछ ले। तो ओनर हम किसको बोलते हैं? जिनके पास अपनी जमीन होती है, वो चाहे खुद खेती करें या किसी और को जमीन देकर कमाई कराएं, ये ओनर्स की मर्जी होती है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कौन से होते हैं? आप मानो वो मालिक जो प्रेजेंट नहीं होते हैं, गैर हाजिर मालिक मानो, जो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। ये खेती जो होती है ये किसी और से करवाते हैं, खुद ही दूर जाके रहते हैं, दूर आउटस्कर्ट्स में या सिटीज में आके रहते हैं, पीछे उनके फार्म्स होते हैं, वहां पे खेती करवाते हैं। उनको हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं। सुपरवाइजरी एग्रीकल्चरिस्ट कौन से होते हैं? जो निगरानी का काम करते हैं, निगरानी का काम करते हैं, ठीक है। जमीन उनकी होती है या नहीं,
जमीन उनकी होती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो बस क्या करते हैं, वो ओवरलुक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। ठीक, काम खुद नहीं करते, वो मजदूरों को काम दे देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, बस वो उनको थोड़ा सुपरवाइज वगैरह करेंगे। ओनर कल्टिवेटर्स होते हैं, ओनर कल्टिवेटर्स होते हैं मालिक, और मालिक होते हैं ये बिकॉज देर ओनर, एंड वो कल्टिवेशन का काम भी खुद ही करते हैं। इनके पास अपनी जमीन होती है और वो खुद ही खेती करते हैं, एंड ये कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंट मानी जाती है, क्योंकि जमीन भी अपनी है एंड काम भी खुद ही कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी सारा अपना ही, अगर लॉस होगा वो भी खुद ही बेयर करना होगा। शेयर क्रॉपर्स कौन से होते हैं, जिनके इनके पास जमीन नहीं होती है, नो लैंड, लेकिन किसी और की जमीन लेकर ये उस पे कल्टीवेशन करते हैं, दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, और रिटर्न में क्या करते हैं, फसल जो भी इन्हें उगाई होगी उसका कुछ हिस्सा, शेयर, ये जमीन के मालिक को दे देते हैं, एंड इनको कुछ शेयर एज प्रॉफिट मिलता है। टेनेंट्स होता है, आप मान लो एक किस्म का किराएदार वाला किसान, ये जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जमीन का किराया जो होता है इनको पैसों में मिलता है, या फसल जो भी होगी उसके इसमें मिलेगा, फसल के हिसाब में मिलेगा। कुछ टेनेंट्स के पास वो होते हैं, कॉपर प्लेट्स होते हैं, इनको, जिनको हम हिंदी में लिखित पट्टे बोलते हैं, लिखित पट्टे। दैट मीन्स भाई कॉपर प्लेट जैसा होता है, उस पे जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनका होता है, वो उस कॉपर प्लेट, उन पट्टों पे लिखा गया होता है कि ये जमीन के पे खेती करने के लिए फिलहाल ये इस टेनेंट को दी गई है। कुछ टेनेंट्स के पास ये नहीं भी हो सकते हैं। एंड जो शेयर प्रॉपर्स होते हैं, यहाँ पे मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट का रिवाज होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे वो काम करते हैं। ठीक। एंड लैंडलेस लेबरर्स होते हैं बिना जमीन वाले मजदूर, इनके पास कोई जमीन नहीं होती, दूसरे की जमीन पे मजदूरी करके गुजारा करते हैं। ये सबसे लोअर स्ट्राटा वाला मजदूर आता है, सबसे मानो कमजोर वाला जो कैटेगरी होती है वो लैंडलेस लेबरर्स की होती है। तो कुछ डेफिनेशन देख लो, कैथलीन गो ने क्या कहा था, पिजेंट्स दोज यूजिंग प्रिमिटिव मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। जैन ब्रेमेन ने क्या कहा था, पिजेंट्स कौन होता है, जो टिल करता है लैंड को, वो हल चलाना, लैंड पे खेती बाड़ी करना। मिड 1980s के बाद सम स्कॉलर्स बिगेन यूजिंग फार्मर इंस्टेड ऑफ पेजेंट टू डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ पीजेंट्स बेस्ड ऑन किसके पास कितनी लैंड है। डेनियल थॉर्नर ने हमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन दी है, मालिक, किसान, मजदूर, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। बेस्ड ऑन लैंड, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, रिच पीजेंट्स के पास होते हैं मोर देन 15 एकर्स, फिर आगे स्मॉल पीजेंट्स आर 2.5 to 5 एकड़, मार्जिनल फार्मर्स आगे लेस देन 2.5 एकर्स, लैंडलेस पीजेंट्स आगे नो लैंड, वर्क एज लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स और सब टेनेंट्स। ठीक, इनके पास कोई लैंड नहीं होती, दैट वी नो। फिर आ गया बेस्ड ऑन क्लास, उत्सा पटनायक ने हमें कहा था क्लास डिफरेंशिएशन विद इन पीजेंट्री किसने दी थी, उत्सा पटनायक ने। इन्हें कहा था दो मेन कैटेगरीज होती है, बिग लैंडलॉर्ड्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स इंक्लूड शेयर क्रॉपर्स। बेस्ड ऑन रिसोर्स ओनरशिप हमारे पास अलग अलग क्लासेस है। एक तो ओनर कल्टिवेटर है, लार्जली ओनर कल्टिवेटर, लार्जली टेनेंट कल्टिवेटर। टेनेंट कल्टिवेटर टोटली पुअर पीजेंट। ओनर कल्टिवेटर मैंने बताया ओन्स एंड टेल्स द लैंड। लार्जली ओनर कल्टिवेटर मेनली ओन्स द लैंड बट मे रेंट सम। Largely tenant cultivator mostly rents the land and owns a little. ठीक है, tenant cultivators entirely depends on the rented land, and जो totally poor peasant मतलब owns no lands or resources. Landlords कौन हो गए आपके, owns large area land areas, often rent them out. Rich peasants are own significant land, hire labor and produce surplus. फिर middle peasants हो गए moderate land, poor peasants हो गए small land, agriculture laborers हो गए do not own land and depend on the manual wage work. ठीक, key determinants in all classifications, land tenure, land size and access to credit, technology, assets. ये major classification जिनके basis पे हम peasants के अलग अलग classes को divide करते हैं। अब major scholars and उनके क्या terms थे, डेनियल थॉलर, उत्सा पटनायक, के एल शर्मा ने रिसोर्स बेस दिया है, जैन ब्रेमन ने पेजेंट वन हु टिल्स द लैंड, कैथलीन गो ने क्या कहा, प्रिमिटिव मींस प्लस सरेंडर ऑफ प्रोड्यूस टू स्टेट एंड सरेंडर प्रोड्यूस टू स्टेट एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, डेनियल थॉलर ने मालिक, किसान, मजदूर, उत्सा पटनायक ने हमें दिया था क्लास बेस्ड पेजेंट्री एंड एक्सप्लॉइटेशन अंडर कैपिटलिज्म। देन वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट इकोनॉमी मोस्टली सब्सिस्टेंस कंसिडर की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, हैंड टू माउथ एंड नॉट प्रॉफिट ड्रिवन। स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरिस्ट हैं ये, डिपेंडेंट ऑन दी फैमिली लेबर, लैंड, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। द फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड नॉट सरप्लस। तो फोकस किस पे होता है, कि सिक्योरिटी पे होता है, कि एटलीस्ट जितना हमें कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना हम प्रोड्यूस कर पाए। ये इकोनॉमिक अप्रोच वाले जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नर, लैंड एंड लेबर जो है दे आर फिक्स्ड फैक्टर्स, पीजेंट्स कल्टिवेट ओनली एज मच एज द फैमिली कैन मैनेज, ये थॉर्नर ने कहा था।
Fitchin emphasized that peasant society overlaps with tribal and the urban life and is defined by the local self-sufficiency, community types and social structure. Foster ने इंट्रोड्यूस किया था डायटिक कॉन्ट्रैक्ट मॉडल जो कहता है social relations are based on informal personal agreement and not law. Lewis criticized this model, saying it hides the emotional costs too, like suspicion and envy in the village life. कि ये चीज जब हम ये बोलेंगे कि सोशल रिलेशन जो होते हैं वो इनफॉर्मल एंड पर्सनल वगैरह होते हैं, तो हम उसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं करते कि नॉट एवरीथिंग इज गुड इन विलेज लाइफ। ठीक है, वहां पे सस्पेशन, एनवाई, दुश्मनी, मारदार, जमीनों की लड़ाइयां, वो सारी चीजें भी होती हैं। वो किसने कहा? लेवाइस ने कहा। फिचिन ने क्या कहा? सोसाइटी ओवरलैप करती है, पीजेंट सोसाइटी ओवरलैप करती है विद ट्राइबल एंड अर्बन लाइफ। ठीक। एंड थॉर्नर ने क्या कहा? लैंड एंड लेबर जो है वो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, पीजेंट्स जो है वो उतना ही कल्टिवेट करते हैं जितना उनकी फैमिली मैनेज कर सकेगी। दैट मीन्स पीजेंट इकोनॉमी जो है वो सब्सटेंस बेस्ड होती है। ये चीजें हमें बताई इकोनॉमिक अप्रोच टू पीजेंट स्टडीज। कल्चरल अप्रोच का क्या की आइडिया था? इट फोकस्ड ऑन हाउ वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, इंस्टीट्यूशन दे शेप पीजेंट लाइफ। एंड मेन थिंकर है इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड। देखो इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपका सोशल पोजीशन है, कि आप जिस सोसाइटी में जिस पोजीशन पे हो, लाइक अगर आप पीजेंट हो या आप लैंडलॉर्ड हो या कोई अर्बन एलीट हो, वो आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेगा, नॉट जस्ट योर थिंकिंग। मतलब सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपके वैल्यूज बदलेंगे, आपके एक्शंस बदलेंगे, आप वैसा ही काम करोगे जिस सोशल पोजीशन पे हो। अगर आप अर्बन एलीट हो, आप वैसा काम नहीं करोगे शायद जो एक पेजेंट करे। अगर आप एजुकेटेड इंसान हो, एजुकेटेड पेजेंट हो, आप वैसी वैल्यूज नहीं रखोगे जो एक अनएजुकेटेड पेजेंट रखेगा। हो सकता है एक अनएजुकेटेड पेजेंट जो होगा या कम एक्सपोजर वाला जो पेजेंट होगा वो अपने बेटे को बोलेगा फार्मर ही बनो। लेकिन जिस पेजेंट को थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला होगा, हो सकता है वो अपने बेटे को बोले कि नहीं आप आईएएस ऑफिसर बनो। ठीक है, तो ये ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब गांव शहर ऐसी कोई बात रह नहीं गई हमारी सोसाइटी में। Peasant cultures show uniformity with embedded diversity. इसका क्या मतलब हुआ? रेडफील्ड ने ऑब्जर्व किया जो पिजन कल्चर्स हैं अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स, कुछ बेसिक सिमिलैरिटी होती है, बेसिक यूनिफॉर्मिटी उन सब में होती है। लाइक उनके बीच में जॉइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होंगी, उनमें डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा, एंड रिलीजियस ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स पे वो अभी भी रिलाई करते होंगे। लेकिन इस सिमिलैरिटी में भी उनको कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी मिलेगी, जैसे कस्टम्स के अंदर डिफरेंट कस्टम्स, ठीक है, सेम लैंग्वेज लेकिन डायलेक्ट्स डिफरेंट। तो यूनिफॉर्मिटी विद एम्बेडेड डाइवर्सिटी, ये किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। एंड स्ट्रेस्ड एज पार्ट सोसाइटी पार्ट कल्चर, मैंने आपको बताया वो कंप्लीट सोसाइटीज नहीं है इन देमसेल्व्स, वो आधी सोसाइटी है बिकॉज दे एग्जिस्ट एक नेशनल और स्ट्रक्चर में, एक विलेज विद इन अ स्टेट। तो देयर आर पार्ट बट नॉट कंप्लीट। ठीक। एंड कल्चर इज पार्ट कल्चर, मतलब इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोमिनेंट कल्चर का पार्ट है, कुछ हिस्सा मेन कल्चर का होगा, बट दे विल ऑल्सो रिटेन देयर ट्रेडिशनल एंड कोर वैल्यूज। ठीक है, दैट इज पार्ट सोसाइटी इज पार्ट कल्चर। एम एन श्रीनिवास ने क्या कहा? इंडियन पेजेंट्स आर ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड दे आर अडेप्टिव। ठीक। दे रिजेक्ट द नोशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ऐसा कुछ भी नहीं है अमंग द पीजेंट्स, एंड रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट द बैकवर्डनेस। फिर बर्नार्ड कॉन ने कहा पेजेंट्स एम्फेसाइज दैट पेजेंट्स री इंटरप्रेट देयर पास्ट एज दे बिकम द पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी। जब वो एक लार्जर सोसाइटी में का हिस्सा बन जाते हैं, दे अगेन गो टू देयर पास्ट। तो they each caste constructs its own version of history. Unity emerges when castes agree on a shared tradition. This evolving history is a part of India's cultural integration. तो जैसे ही वो बड़ी सोसाइटी का पार्ट बने जाते हैं, वो अपना जो पास्ट है उसको री इंटरप्रेट करते हैं, अपना वर्जन ऑफ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में कोई कास्ट हिस्टोरिकली खुद को बोलेगी, अगर वो आज के सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सो कॉल्ड लो कास्ट कंसिडर की जाएगी, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री री राइट करेंगे एंड बोलेंगे हम पहले हाई कास्ट थे, हमारे साथ गलत हुआ, देन वी ये केम टू द लोअर स्ट्राटा और हम एक लो कास्ट बन गए। तो जो उनकी मर्जी हो वैसे अपना वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो है प्रेजेंट करते हैं। एंड जब वही क्लास जो है, वही कास्ट, उस कास्ट के सारे ग्रुप्स जो है अग्री करेंगे, दे विल शेयर द सेम थॉट कि हाँ पहले हम हाई कास्ट थे, बाद में लो कास्ट हो गए, तो उनके बीच में यूनिटी इमर्ज हो जाएगी। ये जो इवॉल्विंग हिस्ट्री है, इट इज अ पार्ट ऑफ एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडियाज कल्चरल इंटीग्रेशन। वॉटसन ने कहा था कास्ट कैन बी क्रॉस कल्चरल आउटकम ऑफ द एक्लट्रेशन, नॉट यूनिक टू इंडिया। कि कास्ट जो है, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर साथ में मिलते हैं, हो सकता है जो कास्ट वगैरह है ये सारी चीजें वहीं से ही आई हो, ये सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। बेरमैन ने क्या कहा? उन्होंने स्टडी किया कास्ट को इन हिमालयन फुट हिल्स।
इनने कहा कास्ट जो है वो रीइंफोर्स करता है ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर एंड रेजिस्ट करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि जो पुराना सोशल ऑर्डर है जिसमें डिस्टिंक्शन थी सोसाइटी में, उसको उस पे फोकस करेगा कि वो ही होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट वगैरह को रेजिस्ट करेगा, उसको नहीं मानेगा। लोअर कास्ट जो है दे शो रिलक्टेंस टू एंगेज इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दैट मोस्टली बेनिफिटेड द अपर कास्ट। अब अगर कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर उस रिफॉर्म से अपर कास्ट को फायदा होगा तो लोअर कास्ट वो रिफॉर्म नहीं मानेंगे। देन अगेन यहाँ पे टेबलर फॉर्म में गिवन है, इसको पॉज करके यू कैन सी दिस। फिर पॉलिटिकल अप्रोच में वील सी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल अप्रोच टू पीजेंट स्टडीज। कार्ल मार्क्स ने कहा था वाज द अर्लीस्ट टू एनालाइज द पॉलिटिकल नेचर ऑफ पीजेंट्री। तो इन्होंने क्या कहा होगा, इन्होंने यही कहा होगा पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, दे आर अ क्लास इन देमसेल्व्स एंड नॉट क्लास फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ हमने पढ़ा हुआ है मार्क्स का, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो जैसा मार्क्स ने लेबर्स के बारे में कहा था कि वो अवेयर नहीं है अपने, उनमें भी कॉन्शियस नहीं है कि कॉन्शियसनेस नहीं है कि हमारे बीच में, कि हमें एज ए क्लास जो है वो साथ में मिलकर रिवोल्ट कर सकते हैं एंड हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। दैट मीन दे आर स्टिल इन क्लास इन इटसेल्फ फेज। बाद में वो क्लास फॉर इटसेल्फ में आएंगे, व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन, वो कंबाइन हो जाएंगे और एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। वही चीज इन्होंने इसके बारे में भी बताई थी। मार्क्स believe peasants cannot represent themselves politically, they need others to represent them. Peasantry जो है वो subordinate है in the power structure, they do not hold the power, political power. ठीक है, cohesion within peasantry may arise during the times of political or economic crisis leading to the collective political action. A peasant as political actor. Despite diversity, peasants sometimes act as class-like political identity. However, internal fragmentation and lack of uniformity make sustained political mobilization difficult. अब देखो जैसे फ्रेंच में भी रेवोल्यूशन हुआ था 1848 में, तो वहां पे क्या हुआ था, एकदम से जो पीजेंट्स हैं वो सारे रेवोल्यूशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड देवर पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड। ठीक है, उन लोगों ने एज अ सेपरेट पॉलिटिकल क्लास अपना जो खुद को मैनिफेस्ट किया था। लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और लैक ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स उनके आपस में यूनिटी नहीं थी, इस वजह से उस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को लंबे टाइम तक चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ये कार्ल मार्क्स ने बताया। Peasants otherwise they have historically been involved in the uprisings when basic interests like land, wages और dignity were threatened. तो इंडिया में भी ऐसा हुआ, अलग अलग टाइम पे peasants ने रिवॉल्ट किया, हमें शायद सोशल मूवमेंट्स पढ़ना भी, इसमें स्पेसिफिकली हम peasant रिवॉल्ट जो है वो भी देखेंगे। एंड आजादी के टाइम भी आपने एक फेमस रिवॉल्ट सुना होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें पेजेंट्स एंड जमींदार्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बट दैट वाज नॉट फॉर द नेशनल फ्रीडम, उनको उसके साथ अब कोई मतलब नहीं था। वो रिवॉल्ट कर रहे थे अपनी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, क्योंकि जो एक्सप्लॉइटेशन उनकी सोसाइटी में हो रही थी। ठीक, तो यहाँ से करके एक बारी पॉज ये देख लेना। देन वी हैव रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, ये मैंने आपको बताया, थोड़ी इसमें और चीजें हैं। रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम refers to gradual continuous transition between the rural and the urban areas where differences blur due to the socio-economic development. It reflects interconnectedness in similar settlement patterns, economy, lifestyle across rural and urban spaces. That means जैसे मैंने आपको कहा urban area है यहाँ पे, तो उनका जो lifestyle है, economy है या settlement pattern है, वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे trickle down करेगा, villages में, जो उसके साथ rural area होगा। एंड वो रूरल एरिया जो है वो मैनिफेस्ट करने लगेगा वही तरीके जो उसके नजदीकी शहर के होंगे। दैट इज रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट्स इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज ग्रेजुअली स्प्रेड टू द रूरल एरियाज। ठीक है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स शहरों के हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक रूरल एरिया के भी आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि जो बेनिफिट हैं वो ट्रिकल करके एक छोटे गांव में भी आ जाते हैं, जो बेनिफिट्स एक शहर को मिल रहे होते हैं। दिस स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट लीड्स टू रिडक्शन इन द रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज। अब जो प्रॉफिट्स, जो इकोनॉमी, जो तौर तरीके और जो फायदे एक शहर के हैं, अब वही तौर तरीके, वही फायदे, वही इकोनॉमी गांव की भी हो रही है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है शहर एंड गांव का वो कम होने लगेगा। इसको हम बोलते हैं रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। Three interrelated aspects of urbanization: sequential sectoral development, एग्रीकल्चर जब थ्राइव करेगा तो इंडस्ट्रीज थ्राइव करेंगी, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होंगी। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ जाएंगी उतनी हमारी सर्विस सेक्टर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। इंडस्ट्रीज बढ़ गई, अब आपको इंडस्ट्रीज में एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, आपको सीओडीज चाहिए, एचओडीज चाहिए, टीम लीडर्स चाहिए, तो वो सर्विस सेक्टर भी आपका बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन हब्स, कि अब आपने क्या किया, आपने किसी अर्बन एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप की, अब वहां पे क्या होगा, वहां पे आके गांव से जो मजदूर वगैरह है आके एज लेबर्स काम करने लगेंगे, तो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन शहरों में हो जाएगी। डिफ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट इनटू रूरल एरियाज, जो मैंने यहाँ पे बोला ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो डेवलपमेंट अर्बन एरिया की रूरल एरिया में आ गई, उससे क्या होगा, जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगेगा।
रूरल हम किसको बोलते हैं? जो फार फ्रॉम लार्ज टाउन और सिटीज होता है। अर्बन हम बोलते हैं बिलोंगिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिटी और टाउन। कॉन्टिन्यूम होता है एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन और स्पेक्ट्रम। अर्बनाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर अर्बन, ग्रोथ इन बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज वगैरह। आगे देख लो की फीचर्स ऑफ रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, बैलेंस डेवलपमेंट बिटवीन रूरल अर्बन एरियाज, ठीक है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो अर्बन एरियाज में होंगे वही पर्कुलेट करेंगे कहाँ पे? रूरल एरियाज में। सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, दोनों की सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिलेगी। फ्लो ऑफ लेबर, गुड्स, इन्फॉर्मेशन जो है शहर से गांव की तरफ। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी हम रिड्यूस इनइक्वालिटी देखेंगे। सेम काइंड ऑफ सर्विसेज दोनों जगह पे होंगी, सेम काइंड ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा दोनों जगह पे देखने को मिलेगा। केरला को एज एन एग्जाम्पल या मॉडल ट्रीट किया जाता है इस चीज के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज एन अर्बन विलेज, क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमल रूरल अर्बन डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। तो सारे जो हमने फीचर्स यहाँ पे बोले वो काफी हद तक केरला ने अचीव किए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट इज योर विलेज स्टडीज। विलेज स्टडीज है जनरल फीचर्स ऑफ इंडियन विलेजेस। हमें पता है वहां पे डाइवर्सिटी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इंडियन विलेजेस जो है वो होमोजेनियस नहीं होते हैं, उनमें अलग कल्चर्स, अलग फेस्टिवल्स, अलग ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। डाइवर्सिटी इंटरनली भी है, एक्सटर्नली भी है। इंटरनल हमें डिफरेंट कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन देखने को मिलती है। एक्सटर्नली, रीजनली भी डाइवर्स देखने को मिलता है। दैट मीन्स विलेज जो एक है उसके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एंड अगर हम दो विलेजेस को कंपेयर करेंगे, विलेज ए, विलेज बी, उन दो विलेजेस में भी हमें क्या होगा? डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। दैट मीन दो विलेज भी आपस में सेम नहीं है, एंड एक विलेज जो है उसके अंदर के फीचर्स भी सारे सेम नहीं है। मिथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो सेल्फ सफिशिएंसी का जो मिथ है वो क्रिएट किया गया था चार्ल्स मेटकैफ ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो विलेजेस है दे आर सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक्स। दैट मीन्स एक विलेज जो है उसको उसका जो भी रिक्वायरमेंट का सामान है वो विद इन द विलेज ही है। तो एक विलेज को दूसरे विलेज पे या किसी और शहर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चार्ल्स मेटकैफ ने कहा था। इसको क्रिटिक किया था सोशियोलॉजिस्ट लाइक आंध्र पिते एंड एम एन श्रीनिवास ने। उन्होंने कहा था विलेजेस आर नॉट इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। दैट मीन्स एक विलेज जो है बाकी विलेजेस एंड शहरों पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है। उसको काम काज के लिए शहर जाना होता है, उसको काम के लिए दूसरे विलेज जाना होता है। सिमिलरली श्रीनिवास ने कहा था विलेज वर लिंक टू द वाइडर सोशल इकोनॉमिक वर्ल्ड। यूनिटी एंड आइडेंटिटी में देख लो, श्रीनिवास ने कहा था विलेज आइडेंटिटी कुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज फैमिली और पर्सनल ऑनर। दुबे ने कहा विलेजेस हैड कॉर्पोरेट यूनिटी विद शेयर्ड मोर्स एंड रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस के। मैंने आपके लिए कुछ किया, आप मेरे लिए कुछ करो। सेम मॉरल वैल्यूज वगैरह जो विलेज के होते हैं वो लोग आपस में शेयर करते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइज विद आउटसाइड वर्ल्ड को एग्जिस्टेड विद वर्टिकल टाइज इन द विलेज। वर्टिकल टाइज विद इन द विलेज, फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण जो है, एक दलित जो है वो लेबर प्रोवाइड करेगा एक ब्राह्मण को, दैट वुड बी वर्टिकल टाइज विद इन द विलेज। एंड हॉरिजॉन्टल टाइज मींस फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है गांव में, उसका बाई जो है वो एक लेबर है एक शहर में, सिटी में। तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल टाइज जो है ये आउटसाइड द विलेज हमें देखने को मिलते हैं। रेसिप्रोसिटी एंड जजमानी सिस्टम। डब्ल्यू एच वाइजर ने क्वाइन किया था टर्म जजमानी सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए इंटरकास्ट इंटरडिपेंडेंस इन अ विलेज, ठीक। तो बेसिकली जजमानी सिस्टम होता क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो लो कास्ट है वो हायर कास्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक उनके घर धोबी चले गए, स्वीपिंग के लिए चले गए, फंक्शंस में काम करने चले गए। तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कामीन बोलते हैं, KAMIN। एंड जो सर्विस लेता है जो सो कॉल्ड हाई कास्ट का होता है उसको जजमान बोलते हैं। JAJMAN भी कहीं लिखा होता है या यजमान भी लिखा होता है कहीं पे, ठीक है। तो इन प्रोवाइड वो उनको कैश वगैरह या काइंड ग्रेन्स वगैरह वो दे देते थे। तो जजमानी सिस्टम जो है ये दिखाता है इंटरकास्ट डिपेंडेंस, जहां पे जो कामीन कास्ट के लोग हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जजमान वालों को। जो जजमान है सो कॉल्ड हायर कास्ट है वो डिपेंड करते हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट पे। तो ये इंटरकास्ट डिपेंडेंस होती है। दैट मीन जो है इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है आपके विलेजेस, ये इसके कहने का मतलब था। ये म्यूचुअल नॉन एक्सप्लॉयटेटिव सर्विस एक्सचेंज है। ये नॉन एक्सप्लॉयटेटिव है। जजमान सिस्टम को एज एन एक्सप्लॉयटेशन नहीं देखा जाता था, इकोनॉमिकल सेटअप था। एंड ये जजमान एंड कामीन के बीच में यूजुअली फ्रेंडली रिलेशनशिप्स देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे ये देख लो, पॉल हीबर्ट ने क्या कहा? विलेज यूनिटी सुपरफिशियल। ऑन्ड्रे बिते ने कहा फिजिकल यूनिटी डज नॉट मीन सोशल यूनिटी। इन्होंने श्रीरामपुर विलेज को स्टडी किया। FG बेले ने कहा कास्ट हायरार्की जो है वो कोएर्सिव है, नॉट रेसिप्रोकल। डोमिनेंट कास्ट जो है वो कंट्रोल करती है सैंक्शंस। तो डोमिनेंट कास्ट बोलती है कैसे रिवॉर्ड एंड कैसे पनिश करना है लोअर कास्ट को। लिवाइस ने भी चैलेंज किया था आइडियलाइज विजन ऑफ यूनिटी। इन्होंने कहा था विलेज में कोई यूनिटी वगैरह नहीं होती है। बेली आर्ग्यूड दैट
reciprocity is romanticized, real village unity is enforced through domination and not equality. ठीक। मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी जैसे श्रीनिवास दुबे या वाइजर, उन्होंने एम्फेसाइज किया था विलेज सॉलिडारिटी एंड कल्चर इंटीग्रेशन को। क्रिटिकल वॉइसेस कौन सी थी? बेली, ऑन्द्रेबिते, हेबर्ट, उन्होंने हाईलाइट किया हायरार्की, इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट को। विलेज thus became a rich field to study, tensions between tradition and change, coexistence of solidarity and stratification। तो हर जगह हमें विलेज में कई लोग यूनिटी बोलते थे, कई बोलते थे वहां पे जो है यूनिटी प्रेजेंट नहीं है, इनइक्वालिटी वगैरह है। इस वजह से विलेज में काफी कंटेंट मिलता था सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी करने के लिए। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा प्रेजेंट एंड विलेज स्टडीज का। ये जो स्टडीज का आइडिया है बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जो इंडियन विलेज है उसका आइडिया डेवलप किया गया कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, स्टैटिक है, हार्मोनियस है। इट वाज पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मेटकैफ ने क्या कहा था कि लिटिल रिपब्लिक्स हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, फंक्शनली इंटीग्रेट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, इम्यून टू पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं। ठीक। दैट मीन्स पॉलिटिकल चेंजेस जो भी आ रही है, पॉलिटिकल केओस जो भी है, उससे गांव वालों का कोई लेना देना नहीं है। वो आपस में लगे हुए हैं, उनके ऑक्यूपेशन जो है वो भी इनवर्ड्स है जो एक विलेज को सर्व करते हैं। इसी वजह से वो क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है। Other administrator and thinkers, example James Mill, also contributed to this image through, though not agreed with the Metcalfe। तो जेम्स मिल भी कहीं ना कहीं इस इमेज को उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, स्टडी की इस बारे में, बट ही डिड नॉट कंप्लीटली अग्री विद चार्ल्स मेटकैफ। इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉलोनियल व्यू, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडियन सोसाइटी को फ्रेम किया एज अनचेंजिंग, ट्रेडिशनल एंड स्टैटिक, यूज टू जस्टिफाई कॉलोनियल गवर्नेंस एज अ सिविलाइजिंग मिशन। तो वो जस्टिफाई करते थे कॉलोनियल गवर्नेंस को कि हम यहाँ पे आए हैं गांव वालों को सिविलाइज करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि चेंज इज गुड, क्योंकि अनचेंजिंग ऑर्थोडॉक्स स्टैटिक सोसाइटी है। Constructed the village as the core of Indian civilization, marked by simplicity, stagnation, social harmony, communal land ownership। तो उन लोगों ने सिर्फ विलेज को इसी प्रिज्म से देखा। जैसे फिर आगे आगे जो स्टडीज हुई, फिर जजमानी सिस्टम की बात की, संस्कृताइजेशन की बात की, वेस्टर्नाइजेशन की बात की बाकी स्कॉलर्स ने। लेकिन जो अर्ली स्टडीज हुई उन लोगों ने यही एक जो व्यू है वो अपनी विलेज स्टडीज से जनरेट करने की कोशिश की। इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट डिस्कोर्सेज। अब देखो गांधी ने क्या बोला? गांधी जो थे ही वॉज मतलब ही स्पोक वेरी हाई ऑफ इंडियन विलेजेस, ऑल्दो डिड नॉट ग्लोरीफाइड डिके। ही अग्रीड कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है गलत विलेजेस में, लेकिन ही रोमांटिसाइज द व्यू ऑफ विलेज। ऐसा होता है कि उन्हें 10 पॉजिटिव चीजें बताई, दो नेगेटिव को भी पॉइंट आउट किया कि हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है। बट देन ही ऑल्सो ओवरडिड इट, उन्होंने ज्यादा तारीफें विलेज की स्टार्ट करना शुरू कर दी। He saw village life as authentic and simple, viewed rebuilding village life as essential for nation building. India will live in villages, not in towns। ये उन्होंने लेटर लिखी थी नेहरू को। नेहरू disagreed, he saw villages are intellectually backward, believed in modernization। फिर पोस्ट स्टडीज कुछ विलेजेस हुई थी जहां पे शिफ्ट किया गया बुक व्यू से फील्ड व्यू, और जहां से एक्चुअल इनपुट्स जो है वो मिलना शुरू हो गए। एम एन श्रीनिवास मजुमदार, एस सी दुबे, एम मैरियट, इनकी सारी की जो बुक्स है यहाँ से वो देख लेना आप। रॉबर्ट रेडफील्ड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। एस सी दुबे जो है स्टडी द विलेज ऑफ शिमरपीत लोकेटेड इन तेलंगाना इंडिया, इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन विलेज लाइफ। किस वर्क में उन्होंने किया है? टाइटल्ड इंडियन विलेज। फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड डिसिप्लिनरी इंटरेस्ट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की डीकोलोनाइजेशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एग्रेरियन डिपेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटेन ने जिस जिस एरिया को, जिस कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाया था, आहिस्ता आहिस्ता सारी अपनी फ्रीडम डिक्लेयर करने लगे एंड कॉलोनियल एम्पायर, कॉलोनियल दैट इज डीकोलोनाइजेशन। तो उस टाइम पे क्या हुआ? अग्रेरियन डिपेंडेंस बढ़ गई। अब कंट्रीज वर ऑन देयर ओन, एंड कंट्री में यूजुअली क्या, पहली कंट्री एग्रेरियन मोड से ही स्टार्ट करती है, फिर इंडस्ट्रियलाइज एंड फिर वो मॉडर्न वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो सोशल साइंस का फोकस था वो किस पे शिफ्ट हो गया? मेनली वहां पे मॉडर्नाइजेशन कैसे आएगी, वहां पे डेवलपमेंट कैसे आएगी, जो अग्रेरियन इकोनॉमीज हैं वो इंप्रूव कैसे करेंगी। ये सब हुआ पोस्ट वर्ल्ड वॉर डीकोलोनाइजेशन के लिए। ये काइंड ऑफ जो कंटेंट होता है ये आपके जो असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें हेल्प करता है। इसीलिए आपको इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। Peasants were discovered as the relevant subjects, replacing vanishing study of the primitive tribes, led cross disciplinary interest। यहाँ पे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह सारे आपस में करने लगे, क्योंकि जब अग्रेरियन डिपेंडेंस कहीं देखनी थी
या कहीं ये देखना था एग्रेरियन इकोनॉमी इस कंट्री की बुरी क्यों है, तो उसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ा था। हिस्ट्री में उसको कॉलोनी बनाया गया था, एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी। दैट मीन्स अब कोलैब जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वो बढ़ने लगा। फिर एक्सप्लोजन ऑफ विलेज स्टडीज कब हुआ? विलेज बिकेम द यूनिट ऑफ 1960s एंड 70s में। उस टाइम पे विलेज जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस बन गया फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटिफिकेशन, पावर डायनामिक्स, इकोनॉमिक चेंज, किनशिप एंड कास्ट वगैरह। फील्ड मेथड्स आ गए इंडियन सोशोलॉजी में। एनकरेज इंडियन स्कॉलर्स ट्रेन्ड अब्रॉड टू एक्सप्लोर रूरल इंडिया। ऑन्ट्रेपिते ने क्या कहा? इंटरडिसिप्लिनरी अपील ऑफ विलेज स्टडीज जो है, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्लब करके पढ़ाई करते हैं, एंड द फाउंडेशनल रोल दे प्लेड इन द इंडियन सोशोलॉजी। ये पॉइंट आउट किसने किया? ऑन्ट्रेपिते ने। तो एमसीक्यूज के लिए क्या क्या याद रखोगे? चार्ल्स मेटकैफ ने लिटिल रिपब्लिक्स एंड सेल्फ सफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट दिया। गांधी ने कहा विलेज वर साइट ऑफ फ्रीडम, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस। नेहरू ने कहा बैकवर्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी एंड फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम। की ईयर 1955 रहा जहां पे एक्सप्लोजन ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडिया हुआ। बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू, ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया एम एन श्रीनिवास ने। फील्ड एंड फील्ड वर्क इन इंडिया कौन कौन से हुए? पहले यहाँ पे मेथडोलॉजी देख लो। फील्ड वर्क में मेजरली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो स्टार्ट किया, जो मेजर किसके साथ हम रिलेट करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी के साथ। इंटेंसिव फील्ड वर्क प्लस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वुड लिव इन अ विलेज often mid-side for 1-2 years to provide holistic insider account of village life. This is your participant observation. कि आप पार्टिसिपेट करो वहां पे, उस गांव में रहो 1-2 साल, देन यू ऑब्जर्व थिंग्स। ऑरिजिन ऑफ मेथड हम कहाँ से ट्रेस करते हैं? मेलनॉस्की से एंड स्टूडेंट्स ऑफ लंदन स्कूल एंड इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मेलनॉस्की हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ही जो है ही टुक एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन इन दिस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथडोलॉजी ऑफ फॉर सोशियोलॉजी रिसर्च। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अच्छा, इन्वॉल्व लिविंग इन कम्युनिटी, ये हो गया। शिफ्ट फ्रॉम ट्राइब्स टू विलेजेस, सेम मेथड्स यूज अर्लियर फॉर ट्राइबल स्टडीज, अब उनको विलेज एंड पीजेंट्स के लिए हम यूज करते थे। मार्क्ड ट्रांजिशन एंथ्रोपोलॉजीज फोकस एंड अलाउड कॉन्टिन्यूटी विद इन द डिसिप्लिन। श्रीनिवास ने कहा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलोन स्टडी द विलेज एज अ होल। मजुमदार ने कहा था रूरल लाइफ इज इंटरलॉक्ड एंड कैन नॉट बी प्लान लाइक अ मशीन। अब की डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टडीज कौन कौन सी हुई थी? डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टडीज डी एन मजुमदार की रूरल प्रोफाइल्स, एस सी दुबे ने लिखी थी इंडियन विलेजेस, ऑस्कर लेवाइस ने लिखी थी, ही स्टडीड, ऑस्कर लेवाइस, विलेज नियर दिल्ली एज पार्ट ऑफ फोर्ड फाउंडेशन प्लानिंग कमीशन प्रोजेक्ट। उसका उसमें पार्ट ही स्टडीड विलेजेस नियर दी दिल्ली, जहां पे ही फोकस्ड ऑन हाउसिंग, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशन, पंचायत। उसके बाद विलेजेस जो है दे हैव अ रोल इन नेशन बिल्डिंग ऑल्सो, उनको इंडिया इन मिनिएचर सब बोलते हैं। दैट मीन्स अगर आपको अगर आपको इंडिया को समझना है, आप एक छोटे से विलेज को समझो, उसी मॉडल को आप रेप्लिकेट कर सकते हो पूरी कंट्री के लिए। पॉलिटिकल डिस्टेंस एंड प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, while some anthropologists were involved in planning, they maintain professional distance वगैरह, ठीक है। श्रीनिवास ने कहा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन एडवाइस बट शुड नॉट सेट पॉलिसी, पॉलिसी इन्वॉल्व्स मॉरल एंड पॉलिटिकल जजमेंट, जो किसको करनी चाहिए? जो आपकी गवर्नमेंट या स्टेट है उन्हीं को करना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनपुट से लेकर आपको एडवाइस कर सकते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कैन स्किप दिस। सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज एज अ फील्ड, सीन एज अ सेंटर ऑफ कल्चरल लाइफ। एक विलेज में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको वहां पे एक विलेजेस जो है दे हैव सर्वाइव्ड डिजास्टर्स, वॉर्स, एम्पायर्स आई है गई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वहां पे हुई है, ठीक है। तो अगर आपको पूरी एक सोसाइटी को समझना है, आप एक विलेज को समझोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेजेस, कास्ट सिस्टम इन विलेजेस, कास्ट वाज सीन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन विलेज सोसाइटी। अब देखो आपको सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेजेस जो है वो विलेज में आपको सिलेबस में सेपरेटली गिवन नहीं है, बट वी हैव कास्ट सिस्टम इन सिलेबस, वी हैव रूरल सोसाइटी इन सिलेबस, वी हैव विलेज स्टडीज इन सिलेबस। तो अगर इस वाले पोर्शन में से कोई क्वेश्चन आ जाता है, यू कैन नॉट से कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, फाइन। तो चीजें कभी कभी आपको ऐसे भी पढ़नी पड़ती हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली गिवन नहीं होती हैं, बट उनका रिलेशन होता है आपके टॉपिक्स के साथ। कास्ट was seen as a most important feature of Indian village society। कास्ट के बारे में हमें पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ट्वाइस बॉर्न, शूद्र, अनटचेबल, सारा हमने पढ़ा हुआ है। दिस इज जैसे रिविजन ऑफ दैट क्लास, ये भी हमने पढ़ा है, दिस ऑल्सो रिविजन। ये जो जेंडर रिलेटेड है, दिस ऑल्सो वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज ए कैटेगरी wasn't present in early studies, but gender realities were recorded. Most anthropologists were men. Their accounts came mainly from male informants. तो जो women का जो व्यू है वो कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए स्टार्टिंग में, जब तक वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स वगैरह में इमर्ज नहीं हुए। अपर कास्ट women जो है, they were confined to home, men जो थे dominate public life and decision making।
जेंडर डिविजन ऑफ लेबर की गिवन था कि जो मेन है उसका काम जो था क्या करना है, उसको जमीनें वगैरह फाइनेंस देखेगा, एंड वुमेन वर सीन एज लिमिटेड इन एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो वो सिर्फ क्या करेंगे, वो घर चलाएंगे, हाउस वर्क करेंगे, जो कि सबसे मुश्किल काम है मुझे लगता है इस दुनिया का। पेट्रियार्की was strong and socially accepted. Men were the owners of wife's body and had sexual rights. Women had no say in a husband's sexual life. Women were expected to serve, obey, and respect their husbands. फील्ड वर्क चैलेंज एंड बायस मेथड मोस्टली कौन सा यूज होता है फील्ड वर्क्स में? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लिविंग इन विलेजेस टू अंडरस्टैंड लाइफ फ्रॉम विद इन, बट द फील्ड वर्क्स आइडेंटिटी, क्लास, कास्ट एंड जेंडर अफेक्टेड देयर एक्सेस एंड व्हाट दे कुड ऑब्जर्व। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण स्टडी करने जा रहा है एंड वो हाई कास्ट का है, लेट सपोज अंग्रेज है, तो वी कैन नॉट से हाई कास्ट है बट ही इज वाइट, तो वो व्हाइट सुपरमेसी उसके अंदर होगी, वो क्लास वाला कॉन्सेप्ट होगा। जब वो चीजें ऑब्जर्व करेगा वो अपने ऑब्जर्व करेगा। तो जो लिमिटेशंस हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं इन सारी मेथोडोलॉजीज की, वही हमें रूरल सोशियोलॉजी में भी देखने को मिली। बेटे जो है फॉर एग्जाम्पल locality was treated like a Brahmin and thus had little access to lower caste. Leela Dubey was a Brahmin woman. Villagers expect her to behave accordingly. Srinivas avoided visiting Harijan areas directly, relied on headman for access leading to bias towards upper caste. तो ये सारा हमें इन सोसाइटीज में देखने को मिला था। Mayer, a British scholar, was treated like an upper caste Rajput by default. ठीक। Later critiques, early village studies focused too much on unity and reciprocity. Later sociologists and Dalit scholars emerged. Feminist sociologists also emerged. तो दे शोड पावर, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी जो थी। अर्लियर स्टडीज जो हुई थी वो ज्यादा यूनिटी एंड रेसिप्रोसिटी पे फोकस करती थी कि आपसी भाईचारा है, आप मेरे लिए करो कुछ, मैं आपके लिए करूंगा, यूनिटी है, सॉलिडारिटी, वो यही सारी चीजें बोलते थे। सोशियोलॉजिस्ट दीपांकर गुप्ता एंड थिंकर बी आर अम्बेडकर रिजेक्टेड द रोमांटिक व्यू ऑफ द विलेज। अंबेडकर कॉल्ड इंडियन विलेज अ सेसपूल ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। गुप्ता से रूरल लाइफ टुडे इज फुल ऑफ डिस्पेयर विद ओल्ड इंस्टीट्यूशंस ब्रेकिंग डाउन, नो रियल फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो है आप चीजें याद रखो। आई थिंक आई विल स्टॉप दिस लेक्चर नाउ। सेक्शन बी में वील डू रूरल डेवलपमेंट एंड प्लान चेंज, हमें पढ़ना है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी इसको कल फिनिश करने की, एंड मैं कोशिश करूंगी आज पीडीएफ अपलोड करने की, ताकि आप क्लास से पहले एक बार पीडीएफ रीड करके आ जाओ। So till the time you get a new video, and if you have any confusion, you can text me. All the best.